हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, और आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो है 35, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। इससे पहले जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन, और आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन। उसके बाद हम अपने थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। लगभग लगभग 1 महीने होने वाले हैं आपके प्रैक्टिस को। तो हम अपनी प्रैक्टिस को लगभग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने एक बार जो हमारी साइकिल जहाँ से स्टार्ट हुई थी, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन से स्टार्ट होकर, मतलब स्टेशन एक जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन था, हमने वहाँ से थ्योरी पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने टेक्सटाइल पढ़ा, हमने होम मैनेजमेंट पढ़ा, हमने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा, देन हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, और इसी में हमने फिजियोलॉजी के चैप्टर को भी देखा। फिजियोलॉजी के भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया। तो ये हमारी एक बार की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। हमने सारे ब्रांचेस के प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब वापस से हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सटेंशन एजुकेशन से। कुछ नया पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ पुराना होगा। कुछ पुराना क्या, पुराना तो सब पढ़ेंगे, कुछ उसी में नया ऐड करेंगे जो हमारा छूट गया था। साथ ही साथ हम प्रैक्टिस को भी करते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समाप्त करते हैं अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आपने विकास के सिद्धांत को पढ़ा था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है आपका, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। दूसरा है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तीसरा है आपका, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। चौथा है आपका, विकास परिवर्तन का क्रम होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कोई 3 ऐसा है जो कि विकास का ही सिद्धांत है, लेकिन आपका एक इसमें से विकास का सिद्धांत नहीं है, वही बताना है वो कौन सा है। तो आपको पता है कि जो ये विकास होता है, विकास परिवर्तन का क्रम होता है। दूसरा, यानी कि जो विकास है, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। आपने पढ़ा है ना कि जो विकास होता है, एक तो आपका सिर से पैर की तरफ होता है, दूसरा एक आपका होता है जो कि परिधि से जो कि केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो ये विकास की आपने विकास का क्रम देखा था। अगला है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास की आपने कई अवस्थाएं देखी। अब अगर हम पियाजे के अनुसार चलें तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास बताया था। तो उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। वैसे जो एक मानव का विकास होता है उसमें आपने देखा है, शैशवावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, किशोरावस्था आता है, प्रौढ़ावस्था आता है, युवावस्था आता है। वही प्रौढ़ा और युवा आपका, और फिर वृद्धावस्था आता है। तो जो ये आपका विकास होता है, विकास कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। लेकिन ये जो आपका तीसरा है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये आपका गलत है। जो विकास प्रतिमान है, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक, यहाँ पर कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? ये सेकंड वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है जो कि गलत दिया गया है कि विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जबकि ये सही है कि जो विकास प्रतिमान है इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। आपको बताना है, एक समस्थानशील बच्चा वह है जिसमें क्या होता है? क्या सहन शक्ति की अपेक्षा वाले कार्य को आसानी से कर सकता है, छोड़ देता है, या भावनात्मक स्थिरता का अभाव पाया जाता है,
या फिर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त होता है या उन परिस्थितियों से वापस निकल आता है जिसमें अधिक लोगों को नुकसान होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रेसिलेंट चाइल्ड की, जिसे हम कहते हैं समस्थानशील। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो उन परिस्थितियों से भी बाहर निकल आते हैं जिसमें अधिक लोगों को नुकसान होता है। मतलब ये ऐसे कार्यों को कर गुजरते हैं जिससे अधिक ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। इनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। इनके अंदर विल पावर होता है कि नहीं, हमें इस कार्य को करना ही करना है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं जिन्हें आप रेसिलेंट चाइल्ड कहते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि कठिन से कठिन परिस्थिति से भी बाहर निकल आते हैं। ये ऐसे स्थान पर जाते हैं, ऐसे कार्यों को भी कर लेते हैं जहाँ से अधिक लोग बाहर निकल जाते हैं, पहले ही भाग जाते हैं या जहाँ पर लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक? तो बस इतना सा समझिए कि इनके अंदर विल पावर होती है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दत्तक ग्रहण से संबंधित है। दत्तक ग्रहण वही जो बच्चे गोद लिए जाते हैं। तो भारत में जो गोद लेने का नियम है, बच्चों को गोद लेने का नियम है, वो कई हैं। आपको बताना है कि जो दत्तक ग्रहण है इससे कौन संबंधित है? क्या कारा संबंधित है, सारा संबंधित है या एनएचआरसी संबंधित है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे तो जो दत्तक ग्रहण के कई एजेंसियां हैं, मतलब जिनका संबंध है, जैसे हामा हो गए, गावा हो गए और कारा हो गए। ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? दत्तक ग्रहण से ही संबंधित है, यानी कि बच्चों के गोद लेने से ही संबंधित हैं। अब ये जो कारा है, ये कारा ही ऐसा है, मतलब ये कारा ही एक्टिव है, कारा से ही संबंधित है दत्तक ग्रहण। यहाँ पर जो है आपका सारा से नहीं, एनएचआरसी से नहीं, बल्कि कारा से ही संबंधित है दत्तक ग्रहण। आपको पता है कि भारत में कई प्रकार से दत्तक ग्रहण होते हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा, एक ओपन एडॉप्शन होता है, एक आपका क्लोज एडॉप्शन होता है, नेशनल लेवल पर जो है आपका एडॉप्शन होता है, इंटरनेशनल पर एडॉप्शन होता है। आपने देखा होगा फैमिली में ही कुछ लोग बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये बच्चों के एडॉप्शन से कई प्रकार के एडॉप्शन किए जाते हैं बच्चों के। ठीक? तो ये दत्तक ग्रहण के कुछ नियम भी होते हैं कि कौन सा व्यक्ति जो है बच्चे को गोद ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किस उम्र तक के माता-पिता बच्चों को गोद ले सकते हैं। ये काफ़ी नियम होते हैं दत्तक ग्रहण के। लेकिन आप यहाँ पर समझिएगा कि ये दत्तक ग्रहण से कौन संबंधित है, तो वो आपका कारा संबंधित है। हम किसी दिन ये अपनी क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। कह रहा है, संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करते हैं, उन्हें कहते हैं। क्या उन्हें क्रेच कहते हैं? क्या उन्हें बालवाड़ी कहते हैं? क्या उन्हें शिशु स्कूल कहते हैं या फिर उन्हें हम रिमाइंडर घर कहते हैं? तो यहाँ पर एक सिंपल सा बात ध्यान रखिएगा कि जो ये रिमाइंडर घर है, सबसे पहले तो ये 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं वो बच्चे जो 2 से कम उम्र के हैं, उनकी देखभाल, उनकी संरक्षता के लिए क्या बना है? तो उनके लिए क्रेच बना है। क्रेच में जैसे जो माता-पिता दोनों कार्य करते हैं, तो अपने छोटे बच्चों को लाकर वहाँ पर छोड़ देते हैं। कितने, 1 से जो 3 साल के बच्चे हैं, उनको लाकर क्रेच में छोड़ देते हैं। वहाँ पर उनकी देखभाल, उनका खान-पान सब कुछ किया जाता है। फिर शाम को जब माता-पिता अपने वर्क से आते हैं, अपने जॉब से आते हैं, तब वो अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। यानी कि जितनी देर माता-पिता अपने काम पर रहते हैं, अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, अपने जॉब को करते हैं, उतनी देर के लिए बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच में उनको छोड़ दिया जाता है।
बालवाड़ी में बच्चे 2.5 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया? मतलब ये किंडरगार्टन जो विधि है, ये पद्धति है, ये किसने दी? क्या फ्रॉबेल ने दी, पेस्टालॉजी ने दी, जॉन ड्यूवी ने दी या फिर मॉन्टेसरी ने दी? अगर हम बात कर रहे हैं किंडरगार्टन व्यवस्था की, तो ये किंडरगार्टन व्यवस्था किसके द्वारा दी गई थी? तो आपको पता है ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और हमसे कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन हम गलत भी कर देते हैं। तो ये दिया गया था फ्रॉबेल महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन व्यवस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 6। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि में नहीं आती है? इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, बाल केंद्रित में नहीं आती है? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि या फिर असाइनमेंट विधि? तो हमें पता है कि अगर हमें इनमें से बच्चों के लिए एक विधि हटाना है तो वो होगा आपका प्रदर्शन विधि। बच्चों के लिए क्या है? प्रदर्शन विधि हम हटाएंगे, यानी कि ये बाल केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये किसकी पुस्तक है? इसके लेखक कौन है? क्या टाइडमैन है, क्या पियाजे हैं, क्या डार्विन है या फिर प्रेयर है? हालांकि आपको ऑप्शन के हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन यहीं अगर आपका चॉम्स्की दिया होता तब आप हो सकता है कि लैंग्वेज एंड थॉट की बात सुनकर आप चॉम्स्की पर चले जाते। लैंग्वेज यानी कि भाषा से संबंधित, तो आप क्या करते? आप जा सकते थे कहाँ पर? चॉम्स्की पर। लेकिन अब यहाँ पर पियाजे ही हैं तो हम पियाजे की बात करते हैं। पियाजे ने कौन सी पुस्तक लिखी? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने व्यवहारवाद में योगदान नहीं दिया है? यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन व्यवहारवादी नहीं है। क्या वो पावलाव हैं, क्या वो स्किनर हैं, क्या वो वाटसन हैं या फिर वो वोएट हैं? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि व्यवहारवाद में योगदान नहीं दिया, तो आपको पता है कि ये जो पावलाव हैं, स्किनर हैं, वाटसन हैं, इन तीनों ने ही व्यवहार में योगदान दिया है। ये तीनों ही व्यवहारवादी हैं। लेकिन ये जो वोएट हैं, वोएट आपके, इन्होंने व्यवहारवाद में योगदान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बताना है कि विकास का प्रतिमान ऐसा होता है, यानी कि जो ये विकास है, विकास का प्रतिमान कैसा होता है? आपने विकास के एक नहीं, दो नहीं, कई नियम पढ़ रखे हैं, तो ज़रा एक बार उन नियमों को भी पढ़ते हुए आपको चलना चाहिए। विकास के ही नियम से आपका एक क्वेश्चन इस बार एस्टेट में आया था, जिसका आंसर उन्होंने गलत दिया है। हर क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये बीपीएससी में क्वेश्चन बड़े हेर-फेर किए जाते हैं। जैसे अभी तो मैंने ये जो आपका टीआरई 3 हुआ था, ये पेपर मैंने नहीं देखा। बाकी जो आपका येस्टेट हुआ था, उसमें देखा तो कई क्वेश्चन आपके इधर-उधर हैं। उसमें आपका जो विकास का एक सिद्धांत दिया है, वो बिल्कुल ही गलत है। 9वां है आपका, विकास का प्रतिमान ऐसा होता है, कैसा होता है? क्या इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है? जिसकी भविष्यवाणी होती है? शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है या फिर प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक सी होती है? तो हमें पता है, अभी हमने शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन जो देखा था, उसमें हमने देखा था कि विकास वो है जिसकी भविष्यवाणी होती है। यानी कि विकास की आप क्या कर सकते हैं? विकास की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब बाकी के गलत हैं।
आपको पता है कि यहाँ जब भविष्यवाणी की जा सकती है तो नहीं की जा सकती है, कोई मतलब ही नहीं है। शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है। क्या आपके शरीर के सभी भाग एक समान बढ़ते हैं? प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है? तो नहीं, विकास की दर सबके लिए समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको बताना है, प्रश्न आपसे कर रहा है, अधिगम विकलांगता कहा जाता है। आप इनमें से किसे अधिगम विकलांगता कहेंगे? क्या आत्म केंद्रित को कहेंगे, मानसिक विकलांगता को कहेंगे, डिसलेक्सिया को कहेंगे या फिर भावनात्मक विकलांगता को कहेंगे? तो आपने पढ़ा है कि अधिगम विकलांगता क्या है? ये आपका डिसलेक्सिया जो है, ये आपका अधिगम विकार होता है। जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया। ये सारे के सारे आपके कौन से विकार होते हैं? तो ये आपके अधिगम विकार होते हैं, या आप इन्हीं को अधिगम विकलांगता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपसे पूछ रहा है, एकल किसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है? एकल किसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है? क्या मानकीय उपागम का, भाव लेखनात्मक उपागम का, अनुदयर्थ उपागम का या फिर समग्र बोध उपागम का? तो ये जो ये एकल है, एकल किसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहा है? तो ये कर रहा है आपका अनुदयर्थ उपागम का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। टेबुला रासा का मतलब है? टेबुला रासा का मतलब है, यानी कि आपको टेबुला रासा का अर्थ बताना है। क्या ये टेबुलर अरेंजमेंट होता है? क्या ये ब्लैंक स्लेट होता है? क्या ये कुर्सी और मेज होता है या फिर ये बोर्ड और स्लेट होता है? तो आपने पढ़ रखा है टेबुला रासा। ये टेबुला रासा शब्द किसने प्रयोग किया था? आगे आपको एक कथन भी मिलने वाला है इसी से संबंधित। तो जो टेबुला रासा होता है, इसका अर्थ बोर्ड, चॉकलेट, बोर्ड, स्लेट या फिर कुर्सी, मेज या टेबुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। इसका अर्थ होता है ब्लैंक स्लेट, या जिसे हम कहते हैं खाली स्लेट। तो बच्चा जो होता है वो खाली स्लेट होता है, ऐसा किसका मानना था? ये बताइए एक बार। बाकी आगे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो टेबुला रासा क्या है? टेबुला रासा का अर्थ होता है ब्लैंक स्लेट, यानी कि खाली स्लेट की तरह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है। आपको पता है कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 3 स्तर बताए थे। एक तो बताया था कन्वेंशनल स्तर, एक बताया था उत्तर कन्वेंशनल स्तर, तीसरा बताया था, यानी कि एक बताया था पूर्व कन्वेंशनल स्तर। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा पहला स्तर है। 3 स्तर तो बताया था, लेकिन इनमें से पहला स्तर कौन सा है? जैसे जैसे जो पियाजे थे, पियाजे ने क्या किया था? उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। एक बताया था क्या? एक बताया था उन्होंने संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी और इसी क्रम में दी थी। वैसे ही कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे, जिसमें से आपको बताना है कि पहला स्तर कौन सा है। अगर हम बात करें कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के प्रथम स्तर की, तो वो आपका हो जाता है पूर्व कन्वेंशनल स्तर। दूसरा क्या है? पहला तो आपका पूर्व कन्वेंशनल होगा, दूसरा आपका कन्वेंशनल होगा और तीसरा आपका उत्तर कन्वेंशनल होगा। अब इन 3 स्तरों की इन्होंने 2-2 वर्गों में बाँटा था, यानी कि जो कन्वेंशनल था उसको 2 भागों में बाँटा, जो इनका उत्तर कन्वेंशनल था इन्होंने उसको 2 भागों में बाँटा, जो इनका पूर्व कन्वेंशनल था इसको भी इन्होंने 2 भागों में बाँटा। तो इन्होंने कुल 6 अवस्थाओं में इसको वर्गीकृत
किया था। और कितने स्तर थे? तो 3 स्तर थे और तीनों स्तरों को इन्होंने 2-2 वर्गों में विभाजित किया था। किसने? कोहल वर्ग ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखना डॉट पर निर्भर है। ये जो सीखना होता है किस पर निर्भर है? क्या ये परिपक्वता पर निर्भर है, भाषा पर निर्भर है, सामाजिक विकास पर निर्भर है या फिर क्रिया पर निर्भर है? तो आपको पता है कि सीखना किस पर? सीखना आपका परिपक्वता पर निर्भर है। कोई बच्चा अगर जैसे एक छोटा-सा बच्चा है ये मान के चलिए कि अभी वो 6 महीने का नहीं फिर भी मान लेते हैं 7 महीने 8 महीने जो भी है। अगर आप उसको ले जाकर सीढ़ी पर चढ़ाएँगे, तो क्या वो सीढ़ी पर चढ़ जाएगा? आप उसे कितनी भी प्रैक्टिस क्यों ना करवाएँ, आप उसे कितना ही अभ्यास क्यों ना करवाएँ, जब तक उसके पैरों में परिपक्वता नहीं आएगी, उसकी मांसपेशियों में परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक बच्चे का लर्निंग नहीं होगा। तो बच्चे का लर्निंग डिपेंड करता है परिपक्वता पर। बिना परिपक्वता आए वो लर्निंग नहीं कर सकता है, आप उसे कितना भी क्यों ना करवाएँ। जैसे अगर कोई 4 महीने का बच्चा है, अगर उसके 4 महीने का छोड़िए कोई 2 महीने का बच्चा है, आप उसे बैठाइए, क्या वो बैठ पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर की मांसपेशियों में अभी परिपक्वता नहीं आई है। तो सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, आपसे पूछ रहा है विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? यानी कि हम किसे गैंग एज के नाम से जानते हैं? क्या पूर्व बचपन को जानते हैं? क्या उत्तर बचपन को जानते हैं? क्या पूर्व किशोरावस्था को जानते हैं या फिर उत्तर किशोरावस्था को जानते हैं? अगर हम बात करेंगे गैंग एज की, तो गैंग एज आप किसे कहते हैं? आप गैंग एज को उत्तर बचपन अवस्था को कहते हैं, या अगर आपसे पूछा जाए पूर्व गैंग एज, प्री गैंग एज, तो वो आपका आ जाएगा पूर्व बचपन अवस्था। मतलब कि गैंग एज के पहले की अवस्था क्या है? पूर्व बचपन अवस्था। लेकिन यहाँ पर आपसे गैंग एज ही पूछा जा रहा है, जो कि आपका हो जाता है उत्तर बचपन अवस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, बताना है आपको व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगते हैं। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगते हैं, क्यों? वृद्धि की वजह से, परिपक्वता से, विकास से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन देखा उसी से रिलेटेड है कि ये जो हम व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं हैं जो कि व्यक्ति को कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा प्रदान करने लगती हैं, वो होता है परिपक्वता के कारण। जितना व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आएगी, वो उसे कार्यों को करने में उतना ही आसानी होगी या उतनी ही सहजता, उतनी ही सरलता से वो कार्यों को कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की या फिर याद करना। तो जो ये अधिगम है, अधिगम क्या है? अधिगम आपका अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो उस अवस्था में उसका सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या होता है? क्या तापमान से समायोजन, तापमान परिवर्तित हो रहा है उसका समायोजन करना है, सांस लेना है, चूसना व निगलना है, उपरोक्त सभी। तो आप सभी ने हर एक अवस्था को अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो आपका शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, गर्भावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो। आपने
किशोरावस्था तक मानते हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है, जो कि आपको पढ़ना होता है। बाकी आपने थोड़ा बहुत मध्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के बारे में भी समझा है। आपको गर्भाधान से लेकर किशोरावस्था तक अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि किशोरावस्था तक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने उसी में शैशवावस्था पढ़ा था, तो देखा था कि समायोजन की अवस्था हम किसे कहते हैं? तो समायोजन की अवस्था जो कहलाती है वो शैशवावस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को इसी में तापमान के साथ समायोजन करना होता है, साँस लेने में समायोजन करना होता है, यानी कि श्वसन क्रिया से समायोजन करना होता है, चूसने और निगलने की क्रिया से समायोजन करना होता है, उत्सर्जन भी बच्चे को करना होता है, तो उत्सर्जन से भी समायोजन करना होता है। ये मुख्य रूप से 4 समायोजन बच्चे को करने होते हैं। तो इसीलिए हम इसे समायोजन की अवस्था के नाम से जानते हैं। बच्चा इन्हीं सब की वजह से समायोजन की अवस्था कहलाती है। एक बहुत ही आपसे कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है। क्यों रोता है? रोने से उसकी जो श्वसन क्रिया होती है वो प्रारंभ होती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। पूछ रहा है, जन्म से 8 से 12 माह, यानी कि जन्म से लेकर 8 से 12 माह के बच्चे को की विकास अवधि को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या उसे टॉडलर कहते हैं, शैशव कहते हैं, टीन आयु कहते हैं, या फिर उसे हम पीयर कहते हैं? तो आपको पता ही है कि जन्म से लेकर जो आपके ये थोड़ा-सा मतभेद है कि कहीं ये जो आपका शैशवावस्था है, इसमें मतभेद आपको देखने को मिलता है। आपने देखा ही होगा कि हमने जब विकास की अवस्थाओं को पढ़ना आरंभ किया था, तो वहाँ पर कई मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो शैशवावस्था था, उसको हमने उसका टाइम पीरियड अलग-अलग पढ़ा था। तो आपको बताना है, इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि अगर हम जन्म से 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात कर रहे हैं, तो हम शैशवावस्था की बात ही कर रहे होंगे। तो जन्म से लेकर 12 माह या फिर 8 माह तक के बच्चों के विकास को शैशव विकास के नाम से जानते हैं, या फिर शैशव की अवधि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये आपका वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपसे पूछा था। कि जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो क्या होता है? रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, वह भूखा होता है, या फिर उसे दर्द हो रहा होता है। तो अभी आपने सुना क्या कि वो रक्त प्रवाह या फिर भूखे होने की वजह से नहीं रोता है। रोता क्यों है? तो उसकी रोने से जो उसकी श्वसन क्रिया है वो प्रारंभ होती है। आपने देखा होगा कि जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, आपने ये टीवी में देखा होगा, ऐसे तो नहीं देखा होगा। तो जो ये जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा अगर रोता नहीं है तो उसको उल्टा करके मारते हैं। और आपने देखा होगा परेशान भी हो जाते हैं अगर बच्चा नहीं रोता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर बच्चा रो नहीं रहा है तो उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ नहीं हो रही, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, तो बच्चे का रोना बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वृद्धि एवं विकास होते हैं कैसे? जटिल से सरल, सरल से जटिल, सरल से सहजता की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। अगर हम बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास, तो ये आपके नीचे से ऊपर नहीं, सरल से सहज नहीं, जटिल से सरल नहीं, ये सरल से जटिल होते हैं। ये जो आपके सीखने की प्रक्रिया है, ये जो वृद्धि विकास है, ये कभी भी जटिल से सरल की ओर नहीं जाएँगे। ये हमेशा, हमेशा ही सरल से जटिल की ओर जाते हैं। जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास की उत्पत्ति होती है कैसे होती है? क्या परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण और अभ्यास की परस्पर क्रिया से, परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से, या फिर प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से? तो अभी आपने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखा था। आपको इतना हमने बताया क्या कि जो
सीखना है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। तो जो विकास है, विकास की उत्पत्ति भी आपकी परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से होता है। किसके? परिपक्वता और अधिगम की परस्पर क्रिया से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? एक जो नवजात शिशु होता है, उसकी कौन सी जो इंद्रियां हैं वो सबसे कम होती हैं विकसित? क्या वो देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है या फिर सूंघना है? तो ये हम सब जानते हैं कि जो बच्चा होता है उसके देखने, सुनने और स्पर्श की जो इंद्रियां होती हैं वो तो विकसित होती हैं, लेकिन ये जो सूंघने की इंद्रियां हैं ये कम विकसित होती हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूंघना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? आपको बताना है इसमें से विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं। हैविंगहर्ट्ज के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, पियाजे के द्वारा, पावलोव के द्वारा। तो ये हमारा काफी रटा रटाया क्वेश्चन है, कई बार हमसे पूछा जा चुका है, हमने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है। क्या? ये पहला आपका हैविंगहर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मानव विकास अध्ययन है। ये जो मानव विकास है ये कब से कब तक अध्ययन है? क्या ये बाल्यावस्था तक है? क्या ये गर्भावस्था से यौवनावस्था तक है? क्या ये गर्भाधान से वृद्धावस्था तक है या फिर प्रौढ़ावस्था तक है? हमें पता है ये जो मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, मानव विकास का जो अध्ययन होता है वो गर्भाधान से लेकर वृद्धावस्था तक होता है। इसी में एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि मानव का विकास कब से प्रारंभ होता है, जन्म से, जन्म के बाद से, जन्म के पहले, गर्भाधान, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मानव का विकास होता है वो गर्भाधान से प्रारंभ होता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और हमने अपनी प्रैक्टिस में शायद किया भी होगा, इसीलिए हमने ऐसे बिल्कुल इजी से क्वेश्चनों को इंक्लूड नहीं किया है। हमने कोशिश वही क्वेश्चनों को रखने की है जो हम अपनी क्लास में डिस्कस ना किए हों या कि जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और कई एग्जामों में पूछे गए हों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये आया आपका क्वेश्चन कि बालक का मन एक खाली स्लेट है। ये विचार किसने दिया था? एक इन्हीं चारों में से कोई एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा कि जो बालक का मन होता है वो बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, आप उस पर जो चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे जैसे वाटसन ने बोला था कि वातावरण से प्रभावित होकर उन्होंने कहा था कि एक बच्चा आप मुझे दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। वैसे इन्होंने जो ये आपके कौन थे? ये जो आपके जॉन लॉक थे, इन्होंने कहा जो बालक का मन होता है वो बिल्कुल कोरे कागज सा होता है, खाली स्लेट सा होता है, टेबुलर आशा होता है। इस पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने अभी कितने टर्म यूज़ किए? 3 से 4। जैसे एक खाली स्लेट, कोरा कागज, टेबुलर आशा, ब्लैंक स्लेट, ये सारे टर्म आपको एक ही शब्द को निर्देशित कर रहे हैं। ठीक, तो आप इस टर्म को भी ध्यान रखिएगा। और कहा किसने था? तो वो कहा था जॉन लॉक ने। ये इनका कथन बड़ा प्रसिद्ध है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था को कहा। जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो उत्तर बाल्यावस्था है क्या है? क्या विद्यालय अवस्था है? क्या समस्यात्मक अवस्था है? गैंग अवस्था है या फिर स्लोपी अवस्था है? तो इससे पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था कि गैंग अवस्था क्या है? गैंग अवस्था क्या है? तो बस थोड़ा-सा यहाँ पर प्रश्नों में हेर-फेर और ऑप्शन में भी हेर-फेर किया गया है, बाकी क्वेश्चन आपका वही है कि उत्तर बाल्यावस्था को मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा? तो उसे उन्होंने गैंग अवस्था का नाम दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में डॉट 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 बच्चे होते हैं। जब बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं तो उनके सामाजिक समूह में किस प्रकार के बच्चे होते हैं? क्या समान लिंग और मिलती-जुलती उम्र के बच्चे होते हैं? विपरीत लिंग और मिलती-जुलती उम्र के बच्चे होते हैं? समान लिंग और वयस्क होते हैं या फिर विपरीत लिंग और वयस्क होते हैं? तो आपको पता है जैसे जो स्कूल जाने की उम्र के बच्चे होते हैं, जो उनका समूह होता है, सामाजिक समूह होता है, उस समूह में जो बच्चे होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं? तो वो आपके होते हैं समान लिंग और मिलती-जुलती उम्र के बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ज्वार-भाटे का काल कहा जाता है। ज्वार-भाटे का काल, तनाव तूफान का काल, समस्या बाहुल्य का काल किसे कहा जाता है? क्या वयस्क को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है? वृद्धावस्था को कहा जाता है या फिर शैशवावस्था को कहा जाता है? हालाँकि मैंने इतना नाम बता दिया आपको, अगर ये ज्वार-भाटा नहीं समझ में आया होगा तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा तनाव तूफान के काल से, समस्या बाहुल्य के काल से, समायोजन की समस्या होती है इसमें, तो वो कौन-सी अवस्था है? वो आपका किशोरावस्था होता है। ध्यान रखिएगा आपके किशोरावस्था की विशेषताओं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इन 3 अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, रटना है, जो भी करना हो करना है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके छूटने ना पाएँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पूछ रहा है किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, किसने कहा है? वैसे आपको पता ही है कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान का काल है। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि तनाव और तूफान का काल कौन-सा है, तो वो तो किशोरावस्था है। लेकिन ये कहा किसने है? क्या स्टेनली हॉल ने कहा है, एलिज़ाबेथ ने कहा है, पियाजे ने कहा या फिर फ्रायड ने कहा है? तो ये जो कथन है ये कहा है स्टेनले हॉल ने। किसने? स्टेनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था होता है ये तनाव और तूफान का काल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। क्या तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग से अधिक लगाव, स्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय या अधिक संवेदनशील प्रकृति? तो हमें पता है जो ये किशोरावस्था होता है ये तीव्र शारीरिक विकास इसमें होता है। इसमें विपरीत लिंग से अधिक लगाव होता है यानी कि लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से। अधिक संवेदनशील प्रकृति होती है। लेकिन ये जो स्पष्ट और अस्थायी आत्म प्रत्यय है ये नहीं होता है। इसमें बच्चे के जो भाव होते हैं वो बदलते रहते हैं, जो उनके प्रत्यय हैं वो बदलते रहते हैं। उन्हें आज कुछ और तो कल कुछ और बनना है। ये अस्थायी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मानव विकास की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? आपको बताना है कि जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में ऐसी कौन-सी अवस्था है जिसमें जो मानसिक विकास है, उसकी प्रक्रिया में तीव्रता और बहुपक्षीय परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। क्या वो शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है या फिर वो युवावस्था है? तो वो कौन-सी अवस्था है? वो है आपकी किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किनका संबंध यौनारंभ से है? इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका संबंध यौन प्रारंभ से है, पुबर्टी से है? हेट्रोआर्क है, गोनेड्रार्क है, मीनार्क है, स्पेमार्क है।
तो आपको पता है कि ये जो स्पेमार्क हैं, मेनार्क हैं, गोनेड्रार्क हैं या फिर हेटेरोआर्क हैं, ये आपके ये तीनों ही प्यूबर्टी से संबंधित है, लेकिन ये जो हेटेरोआर्क है ये आपका संबंधित नहीं होता है। मीनार आपने एक बार नहीं, आपको हमने दसों बार बताया है कि जब किसी लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड आता है तो वो क्या कहलाता है, वो मीनार कहलाता है। स्पेमार्क स्पेमार्क ये होता है जैसे जो लड़के होते हैं जब वो पहली बार परिपक्व जो स्पर्म होते हैं उनको रिलीज करते हैं तो वो स्पेमार्क कहलाते हैं। ये जो गोनाडार्क है आपका, गोनेडार्क है, ये आपका गोनेडार्की इसको बोलते हैं। ये जो है आपका जैसे जो प्यूबर्टी के साइन हैं, जो प्यूबर्टी के साइन होते हैं इनको हम गोनेडार्की कहते हैं, ठीक? लेकिन इसका आपका कोई संबंध नहीं है। ये जो नीचे के तीनों हैं इनका आपका यौनारंभ से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आपको बताना है बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। बालकों का सेंस यहाँ पर लड़कों से नहीं है, बालकों का सेंस यहाँ पर आपका मतलब है कि बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत ना करने पर उनके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। यह एक प्रकार का विषय है, इसलिए इसे पढ़ाना चाहिए। इससे बच्चों का मनोरंजन होता है। उपरोक्त सभी। तो आपको पता है कि बच्चों को यौन शिक्षा देना इसलिए आवश्यक हो गया है क्योंकि ये जो यौन शिक्षा है ये एक प्रकार की जिज्ञासा है जिसे अगर हम शांत नहीं करते हैं तो बच्चे के सर्वांगीण विकास में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हमें बच्चों को यौन शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 50 से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है। किसमें? आंखों की देखभाल वाले चिकित्सक के ऑफिस के बड़े फ़ॉन्ट आकार वाले दीवार चार्ट को पढ़ने में, या फिर गली की होर्डिंग पढ़ने में, या फिर समाचार पत्र पढ़ने में, या टीवी देखने में, टीवी के जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको देखने में। तो हमें पता है कि जो ये 65 से 50 से 65 की अवस्था है, जरावस्था है, वृद्धावस्था है, इसमें लोगों को उनकी आँखों में समस्याएँ आ जाती हैं, उनको दिखाई कम देने लगता है। तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि समाचार पत्र वो नहीं पढ़ पाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जो बड़े फ़ॉन्ट आकार वाले चार्ट हैं उनको नहीं पढ़ पाते हैं, होर्डिंग को नहीं पढ़ सकेंगे, टीवी नहीं देख सकेंगे। आप देखिए जाकर घर पे टीवी लगा दीजिए, एक से बढ़कर एक वृद्ध को बैठा दीजिए, देखते रहेंगे एकदम आँख गड़ाए उसी में। आँख वैसे ही कमज़ोर है, लेकिन टीवी से नज़र उनकी नहीं हटेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है उनके लिए कि वो समाचार पत्रों को नहीं पढ़ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बुजुर्गों के लक्ष्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? जो बुजुर्ग होते हैं उनके लक्ष्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? पारिवारिक संबंध, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनके लक्ष्यों में ये शिक्षा नहीं शामिल होती है। वृद्धावस्था में शिक्षा नहीं सम्मिलित होती है, जबकि ये जो परिवार का संबंध है, अच्छा स्वास्थ्य है, इन सभी का संबंध बुजुर्गों से होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे क्या होता है जो ये लाभकारी है? सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा, ये जो प्रौढ़ शिक्षा है इसमें आपने कितने वर्ष से कितने वर्ष के व्यक्तियों को सम्मिलित किया है? ठीक? वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, यानी कि जब आप प्रौढ़ों को शिक्षा देंगे तो इससे लाभ ये होगा कि वो अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे। वह अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति
अखबार पढ़ सकेगा, इसलिए आप शिक्षा देंगे। वे परिवार नियोजन के लाभ को समझेंगे, इसलिए आप उन्हें प्रौढ़ शिक्षा देंगे। तो हमें पता है कि जो हम प्रौढ़ों को शिक्षा दे रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा, ये लोगों के लिए लाभकारी इसलिए होगा क्योंकि इससे वह अपने आप को अधिक समृद्ध बना सकेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आपको बताना है कि इनमें से कौन-सा सुमेलित नहीं है। पहला है वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे, भाषा सिद्धांत, या फिर आपका फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हालांकि आपका ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, ये कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो वाइगोत्स्की जो हैं, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? एरिक्सन ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, पियाजे ने भाषा विकास दिया है, या फिर फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। अब ये क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों आपके मेल नहीं खा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ये आपके मेल नहीं खा रहे हैं। वाइगोत्स्की, एरिक्सन, इनका हमने दोनों कर दिया है। पियाजे भी आपके सुमेलित नहीं हैं। तो ऐसे में ये आपका ऑप्शन थोड़ा-सा रॉन्ग हो जाता है। तो आप करेंगे क्या? आप ये करेंगे, अगर आपको याद हो तो एक बार बताइएगा, वाइगोत्स्की ने कौन-सा सिद्धांत दिया है? एरिक्सन ने कौन-सा सिद्धांत दिया है? पियाजे ने कौन-सा सिद्धांत दिया है और फ्रायड ने कौन-सा सिद्धांत दिया है? ये क्वेश्चन 38 आपके लिए है। आप इसे बताएँगे। हालाँकि हमने इससे संबंधित कई क्वेश्चन कर लिए हैं पहले भी, या आने वाले चैप्टर में ज़रूर करेंगे। ठीक? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इनकी थ्योरी का नाम बता देना है। पियाजे के तो अभी हमने चर्चा किया, फ्रायड के शायद ना किया हो, एरिक्सन या वाइगोत्स्की, आज इन सब की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हमने अपनी क्लास में इनको डिस्कस किया था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज इस 38 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दीजिएगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्रियात्मक अनुकूलन, ऑपरेट कंडीशनिंग की संकल्पना दी है। यानी कि आपको बताना है ये जो क्रियात्मक अनुकूलन का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? क्या ये स्किनर ने दिया था? क्या ये पावलोव ने दिया था? मैस्लो ने दिया था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो ये क्रियात्मक अनुकूलन, यानी कि जिसे हम ऑपरेट कंडीशनिंग कहते हैं, ये दिया था स्किनर महोदय ने। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, पावलोव के द्वारा, या फिर मैस्लो के द्वारा? तो ये जो मैस्लो थे, इन्होंने ही मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम पदानुक्रम का नियम भी कहते हैं। और इनके इनके सिद्धांतों को हम कई नामों से जानते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो वो किया था आपके मैस्लो ने। ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन, जिसे हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपके समझ में आए होंगे। आपने पेन और नोटबुक साथ में रखा होगा। जो क्वेश्चन आपको नए लगे होंगे या जो नहीं आ रहे होंगे, आपने उन्हें नोट डाउन ज़रूर किया होगा। आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, हालाँकि मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी अवेयर हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिसे हम सिर्फ़ फ़ोन पर ही देखते हैं, न्यूज़ में ही देखते हैं। जब ऐसी घटनाएँ हमारे आस-पास हो जाती हैं, तो हमें ऐसे में अवेयर होने की ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है, हमें जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आजकल एक स्कैम चल रहा है कि आपके पास फ़ोन आता है, कोई आपके पास फ़ोन करता है, कहीं का डीएम होगा, डिप्टी होगा, जो भी होगा, कहीं का कोई ऑफ़िसर ही बताएगा अपने आप को, और वो बोलेगा कि आपके घर के किसी भी सदस्य का ऐसे सदस्य का नाम लेगा जो कि आपके पास ना हो अभी।
उस टाइम पर बाहर रहते हों या कहीं ऑफ़िस जाते हों या कहीं पर भी रहते हों, तो उनके नाम से आपको एक कॉल आएगी कि वो हमारे कब्ज़े में हैं या उन्होंने ऐसा कुछ गलत काम कर दिया है जिसकी वज़ह से वो उनको हमने हिरासत में रखा है। आप इतने पैसे इस नंबर पर भेजिए, हम उनको छोड़ देंगे। तो ऐसा स्कैम मेरे बिल्कुल पास ही हो चुका है, बिल्कुल करीब में हो चुका है। इसीलिए मैं आप लोग को अवेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा अगर किसी के पास भी फ़ोन आए, घर में भी किसी के पास भी, तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति के पास फ़ोन करें जिसके नाम से आपको धमकी मिल रही है। तो आपको सबसे पहले उससे बात कर लेनी है, फिर आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद जो एफआईआर वग़ैरह करना है वो सब होता रहेगा। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पैनिक होकर आपको तुरंत पैसे नहीं भेज देने हैं। हालाँकि अ, ऐसा आपके परिवार में भी हो सकता है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी के भी फ़ोन पर कोई ऐसा कॉल वग़ैरह आता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग की भी ज़िम्मेदारी है, सब कुछ बचा के रखना आप लोग को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। तो ऐसा अभी तक हमने सिर्फ़ अपने मतलब न्यूज़ चैनल वग़ैरह पर ही देखा था, तो हम उतना सचेत नहीं हो पा रहे थे, हमें उतना डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब कोई चीज़ आपके बिल्कुल पास में हो जाती है, तब आपको चीज़ें वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि आपके साथ भी क्यों नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आप सबको ध्यान रखना है, ये काफ़ी बड़ा स्कैम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक? तो ये सूचना मुझे आपको कल ही देनी थी क्योंकि ऐसी घटना हमारे आस-पास में अभी बहुत जल्दी हुई है, परसों की ही घटना है, तो मुझे ये कल ही आपको बता देना था, लेकिन मैं कल भूल गई थी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक-वाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।